नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेस करौली। तो देखिए साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षण की शिक्षण विधियों को लेकर के हम हमारे YouTube चैनल हुकम सिंह गुनावत पर चर्चा कर रहे हैं। और संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को जिन्होंने हमारा पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने देखा होगा कि 3 भागों में बांट के हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन या परंपरागत शिक्षण विधियां, जिसका पूरा पार्ट मैं कर चुका हूँ, 3-4 वीडियो उसके डाल दिए गए हैं। अगला होती हैं नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नवीनतम उपागम। तो देखिए दोस्तों, आज हम नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमारी आधुनिक या नवीन शिक्षण विधियां प्रारंभ होती हैं। प्राचीन हम पढ़ चुके हैं पूरी कंप्लीटली। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो नहीं करें। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें मित्रों। इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। लेवल 1st 2nd की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके लिए मैं दावा ठोक करके इस बात को कहता हूँ कि आपकी परीक्षा में मोस्टली प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए इन वीडियो में से आएंगे। साथ में ही नोट्स बनाते चलें, मैं जैसे ही पढ़ाता चलूं। तो देखिए, ये हम पढ़ेंगे अब आधुनिक, यानी हमारा बी भाग चलेगा मित्रों। बी शिक्षण विधियों में ए भाग हम पढ़ चुके हैं, और वो है परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधियों का भाग। अभी हमारा दूसरा भाग है नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां। तो याद रखें मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की ये जो शिक्षण विधियां हैं, उनमें नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां कौन सी हैं, क्या है, तो यह हम जान लेते हैं। देखिए, 1835 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। 1835 में याद रखना मित्रों, लॉर्ड मैकाले, यानी लॉर्ड कौन, मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, एक नई शिक्षा पद्धति या शिक्षा नीति कहिए, ये हमारे भारत में लागू की थी। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। यानी लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत में एक नई शिक्षा पद्धति को प्रारंभ किया। और इसी शिक्षा पद्धति के वाद में, याद रखें, इस शिक्षा पद्धति के मित्रों वाद में जो भी मेथड या कह सकते हैं हम शिक्षण विधियां बनी, वो सारी की सारी आधुनिक शिक्षण विधियां या नवीन शिक्षण विधियां कहलाई। नवीन कहिए या आधुनिक कहिए। तो याद रखिएगा, 1835 के बाद में जिन शिक्षण विधियों को 1835 के बाद में जिन शिक्षण विधियों को या कहिए लॉर्ड मैकाले की नई शिक्षा नीति 1835, इसके बाद में जिन शिक्षण विधियों को हमारी शिक्षा प्रणाली में या भाषा शिक्षण में उपयोग में लिया गया, वही शिक्षण विधियां आधुनिक या नवीन शिक्षण विधियां कहलाई। तो इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए कि नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां कौन सी शिक्षण विधियां हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक नई शिक्षा पद्धति भारत में लागू की। और इस नई शिक्षा पद्धति के बाद में हमारे भाषा शिक्षण में जिन शिक्षण विधियों को उपयोग में लाया गया, वही शिक्षण विधियां मित्रों नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां कहलाई। अब देखें, नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं।
एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखें मित्रों, नवीन या आधुनिक जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, इनमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं मित्रों कौन सी, हार्वर्ड की पंचपदी, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले मित्रों कौन सी, हार्वर्ड ये पंचपदी। तो याद रखना हार्वर्ड की पंचपदी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम बीएड करते समय या एसटीसी करते समय लेसन बनाया करते थे, अपनी पाठ योजना बनाते थे, तो वह हार्वर्ड पंचपदी का महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो याद रखें मित्रों, पाठ योजना से संबंधित है हार्वर्ड पंचपदी। सबसे पहला सवाल दोस्तों यही बनता है कि हार्वर्ड पंचपदी जो है वो एक कैसी शिक्षण विधि है। तो हमारा जवाब होगा नवीन या आधुनिक। हार्वर्ड की जो पंचपदी है वो एक नवीन या आधुनिक है। देखिए, हार्वर्ड याद रखें एक शिक्षा शास्त्री भी थे, शिक्षा शास्त्री, और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक भी थे। क्या थे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। तो इस बात को याद रखना है हमें। यह प्रश्न हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हार्वर्ड थे तो याद रखना शिक्षा शास्त्री, ये शिक्षा शास्त्री भी थे, और हार्वर्ड एक मनोवैज्ञानिक भी था। ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड क्या थे? एक शिक्षा शास्त्री भी थे और मनोवैज्ञानिक थी। ऐसे कई बार सवाल आते हैं एग्जाम में कि हार्वर्ड थे, तो ऑप्शन ए में दे देगा शिक्षा शास्त्री, ऑप्शन बी में दे देगा मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन सी में दे देगा ए और बी दोनों ही सही। तो आपका जवाब होना चाहिए मित्रों दोनों ही सही। याद रखना दोस्तों, ये जो हार्वर्ड है जिनकी हम बात कर रहे हैं, हार्वर्ड जिन्होंने हार्वर्ड की पंचपदी इस विधि को दिया, हार्वर्ड एक शिक्षा शास्त्री भी थे और हार्वर्ड क्या है मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, हार्वर्ड ने याद रखें हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए। हार्वर्ड ने कितने सिद्धांत दिए मित्रों? 4 सिद्धांत दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए तो इनकी हार्वर्ड की इस शिक्षण विधि का नाम पंचपदी क्यों पड़ा? वो मैं बताऊंगा दोस्तों क्यों पड़ा। हार्वर्ड ने सिर्फ और सिर्फ 4 ही पद या 4 ही सिद्धांत दिए। हार्वर्ड ने कितने? 4 सिद्धांत दिए, और ये हम आपको बता दें इनके 4 सिद्धांत कौन कौन से थे। तो हार्वर्ड का पहला सिद्धांत था मित्रों स्पष्टता। क्या नाम था? स्पष्टता। याद रखिएगा, हार्वर्ड ने जो पहला सिद्धांत दिया वो था मित्रों क्या? स्पष्टता। इसके बाद में हार्वर्ड ने जो दूसरा सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम था दोस्तों क्या? संबंधता। दूसरे सिद्धांत का नाम क्या था दोस्तों? संबंधता। हार्वर्ड के 4 सिद्धांतों में सबसे पहले है स्पष्टता, दूसरे वाले का नाम क्या था? संबंधता। इसके बाद में आ जाइए मित्रों तीसरा सिद्धांत हार्वर्ड ने या तीसरा पद जो दिया वो था मित्रों कौन सा? तो देखते हैं तीसरा था कौन सा? व्यवस्था। कौन सा था दोस्तों? व्यवस्था। यह हार्वर्ड का तीसरा सिद्धांत था। हार्वर्ड के चौथे सिद्धांत की हम बात करें तो चौथा सिद्धांत था दोस्तों क्या? विधि। कौन सा था मित्रों? विधि। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से हार्वर्ड ने कितने सिद्धांत दिए? 4 सिद्धांत दिए। स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। अब याद रखिए मित्रों, इस संबंधता को तुलना के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है मित्रों? संबंधता को तुलना कहा जाता है। यानी हार्वर्ड के इन 4 पदों में, 4 सिद्धांतों में जो इन्होंने पाठ्य योजना के लिए दिए, इस संबंधता को हम तुलना कहते हैं। दूसरा है व्यवस्था।
इसे याद रखें, सामान्यीकरण कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? व्यवस्था को सामान्यीकरण के नाम से भी जानते हैं। और इनका चौथा जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को दोस्तों प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रयोग कहते हैं। ठीक, तो याद रखें, हार्वर्ड ने जो 4 सिद्धांत दिए, जो एक शिक्षा शास्त्री भी थे और मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड, जिन्होंने पाठ योजना के लिए पंचपदी का निर्माण किया, और पंचपदी के जनक भी कौन है? हार्वर्ड है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ पंचपदी लिखा है, हार्वर्ड ने कितने पद दिए? तो हार्वर्ड ने मित्रों केवल 4 पद या सिद्धांत ही दिए। हार्वर्ड के 4 सिद्धांतों में स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। संबंधता, इसे तुलना भी कहा जाता है, व्यवस्था को सामान्यीकरण भी कहा जाता है, और विधि को प्रयोग भी कहा जाता है। अब रहा सवाल स्पष्टता। क्या हुआ मित्रों? इस हार्वर्ड के, याद रखना, इस हार्वर्ड के 2 शिष्य, वैसे तो कई शिष्य थे, लेकिन मैं 2 प्रमुख शिष्यों की बात कर रहा हूँ मित्रों। एक का नाम था मित्रों शिलर। क्या नाम था दोस्तों? शिलर। और दूसरे शिष्य का नाम था मित्रों रैन। याद रखना, इनके यूं तो कई शिष्य थे मित्रों, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शिलर और रैन। याद रखें, शिलर और रैन, इन्होंने क्या किया? हार्वर्ड का जो पहला पद या पहला सिद्धांत था, स्पष्टता, इसे मित्रों 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? इसे 2 भागों में बांट दिया, और पहला बना दिया प्रस्तावना। इसमें से एक कर दिया मित्रों क्या? प्रस्तावना। एक बना दिया कौन सा? प्रस्तावना। और दूसरा कर दिया मित्रों विषय, कर दिया विषय उपस्थापना। विषय उपस्थापना। याद रखें, इस प्रकार से ये 2 पद बना दिए, प्रस्तावना और विषय उपस्थापना। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दूं मित्रों। ये इस तरह से जो पहला पद था, इसका नाम था क्या? स्पष्टता। इसे 2 भाग में बांट दिया हार्वर्ड के शिष्य शिलर और रैन ने। तो एक हो गया मित्रों कौन सा? एक हो गया प्रस्तावना, एक हो गया प्रस्तावना पद, और दूसरा बना दिया इन्होंने क्या? विषय। विषय उप, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, उपस्थापना। इस प्रकार से मेरे दोस्तों याद रखिएगा, स्पष्टता वाला जो सिद्धांत या पद हार्वर्ड का था, उसको उन्हीं के शिष्य शिलर और रैन आदि, इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। एक बना दिया कौन सा? प्रस्तावना, और दूसरा हो गया कौन सा? विषय उपस्थापना। इस प्रकार से हार्वर्ड के इस 4 सिद्धांतों की जगह 5 सिद्धांत हो गए, जिसे हम हार्वर्ड की पंचपदी कहते हैं। यानी इसमें पहला सिद्धांत हो जाएगा मित्रों प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा विषय उपस्थापना, इधर लिखा है, ये पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया विषय उपस्थापना, और बाकी के 3 ये है ही हैं। तीसरा ये समानता, जिसे हम कहते हैं तुलना, चौथा व्यवस्था को हम कहते हैं सामान्यीकरण, और इस प्रकार 5वां विधि, जिसे हम कहते हैं प्रयोग। इस प्रकार हार्वर्ड की पंचपदी के 5 सोपान है। हमारी परीक्षा में यह सवाल भी आ जाता है कि हार्वर्ड की जो पंचपदी है उसके कितने सोपान है? तो मित्रों 5 हैं। लेकिन सवाल आता है कि हार्वर्ड की पंचपदी में मूलतः कितने पद थे? तो मूलतः 4 ही थे मित्रों। कौन कौन से थे? स्पष्टता, समानता, व्यवस्था, विधि। लेकिन सवाल पूछता है कि हार्वर्ड की पंचपदी में कुल कितने पद थे? कुल कितने पद होते हैं? तो 5 होते हैं मित्रों। प्रस्तावना, विषय उपस्थापना, जो दोनों अलग हुए हैं स्पष्टता से। फिर समानता को बोलेंगे तुलना, व्यवस्था को बोलते हैं सामान्यीकरण, और विधि का दूसरा नाम है प्रयोग। इस तरह ये 5 पद हो गए। एक एक पद को हमें डिटेल से पढ़ना होता है, तो याद रखें मित्रों, इन 5 पदों को मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड पर देखेंगे, हम ध्यान लगाएं कौन कौन से 5 पद हार्वर्ड की पंचपदी में थे। उन 5 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। समझिए 5 पदों को। तो
समझ रहे होंगे मित्रों, नोट्स बनाते चले, साथ में ही लिखते चले। हार्वर्ड की जो पंचपदी है, इस पंचपदी में मूलतः 4 ही सिद्धांत थे। इनके शिष्य शिलर और रैन ने स्पष्टता वाले पद को 2 भागों में बांट दिया। इस तरह से याद रखें, पदों की संख्या 5 हो गई। ठीक, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पद है वो पद बन गया मित्रों, जो स्पष्टता में से अलग हुए थे, क्या हो गया? प्रस्तावना। यानी हार्वर्ड की पंचपदी का पहला पद है प्रस्तावना। दूसरा हो गया दोस्तों विषय उप स्थापना। और तीसरा पद हो जाएगा अपना जो संबंधता से बना है, कौन सा मित्रों? तुलना। चौथा पद होगा सामान्यीकरण। और 5वां पद हो जाएगा प्रयोग। तो ये 5 पद हार्वर्ड की पंचपदी में। चलिए एक एक को पढ़ते हैं, किस तरह से इनके अंदर प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो यही प्रश्न बनता है दोस्तों कि हार्वर्ड की पंचपदी का पहला सोपान क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रस्तावना। एक अगला प्रश्न बनता है हार्वर्ड की पंचपदी का अंतिम सोपान क्या है या अंतिम पद क्या है, तो बनेगा मित्रों प्रयोग। तो ये दोनों को याद रखना, प्रथम और अंतिम। अब देखिए इनके बारे में क्या है, तो सुनिए। सबसे पहला पद है, इसका नाम क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में याद रखें मित्रों क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या प्रश्न प्रस्तावना को लेके हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, तो देखिएगा। प्रस्तावना यानी याद रखें मित्रों, पाठ्य योजना बनाते समय इस हार्वर्ड के 5 पदों को प्रयोग में लिया जाता है। और प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना है, विषय उपस्थापना है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्पष्टता, यानी दोनों के दोनों पद किससे अलग हुए मित्रों? हार्वर्ड के स्पष्टता पद से या सिद्धांत से अलग हुए हैं। और इनको अलग करने वाले इनके शिष्यों के नाम क्या है मित्रों? एक का नाम है शिलर, तो दूसरा हो गया कौन सा? रैन। इस तरह वैसे तो और भी थे, इन्होंने इनको अलग किया है। यानी हार्वर्ड के स्पष्टता वाले पद में से प्रस्तावना और विषय उपस्थापना बनाए गए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ किसकी मित्रों? लिखते चले, साथ में ही नोट्स बनाए। इस स्पष्टता वाले पद में से जो अलग हुए हैं, सबसे पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है मित्रों? याद रखें, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहला पद है प्रस्तावना। और याद रखिए, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। यानी पूर्व ज्ञान, मैं कह सकता हूँ कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है प्रस्तावना। यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की क्या की जाती है मित्रों? जांच की जाती है। और उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित उनसे क्या पूछे जाते हैं? 4 या 5 क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, याद रखें मित्रों, उन्हें चार्ट भी बताए जाते हैं विद्यार्थियों को मॉडल भी बताए जाते हैं, विद्यार्थियों को कई चित्र बताए जाते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होती है। और ये प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। लेकिन इन्हीं प्रश्नों में याद रखना मित्रों, जो अंतिम प्रश्न होता है प्रस्तावना वाले सोपान में, वो मित्रों समस्यात्मक प्रश्न होता है। समस्यात्मक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समस्यात्मक प्रश्न प्रस्तावना में कौन सा होता है? प्रथम या मध्य में या अंत में? तो याद रखें अंत में जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। यानी बच्चों को समस्या में डालने वाला प्रश्न होता है। और वहीं से हम हमारा पाठ या अध्याय चालू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए कि विद्यार्थियों से हमने पूछा कि बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है? तो विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया, बोला सर जयपुर। फिर हमने पूछ लिया कि बताएंगे जयपुर जो है इसे किस नाम से भी जानते हैं? विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया गुलाबी नगरी। फिर हमने सवाल पूछा कि बताइए जयपुर को गुलाबी नगरी नाम किसने दिया? अब या तो विद्यार्थी बता देंगे या वो नहीं बता पाएंगे,
इस तरह 3-4 या मैं 2 ही बोल रहा हूँ, लगभग 2-3-4 प्रश्न सरल होते हैं और अंतिम प्रश्न समस्या मूलक होता है, विद्यार्थी को उलझाने वाला। जब विद्यार्थी ये नहीं बता पाते हैं कि गुलाबी नगरी किसने कहा, तो वहीं से हम पढ़ाना चालू कर देते हैं कि आज का हमारा लेसन है कि जयपुर को गुलाबी नगरी किसने नाम दिया और किस प्रकार से क्या मामला है। तो इस तरह पढ़ाया जाता है। याद रखें, तो प्रस्तावना क्या होती है, पूर्व ज्ञान से विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है मित्रों, जोड़ा जाता है। और यहाँ पर विद्यार्थी को चार्ट, मॉडल, चित्र इत्यादि बताकर उनके पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है, पूर्व से नवीन की ओर पर आधारित है ये। और इसमें क्या होता है मित्रों, 3 या 4 प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं और जिसमें अंतिम प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक या समस्या मूलक होता है। तो इस तरह ये होती है क्या प्रस्तावना। वाकई के अपने जो सोपान है यह है विषय उपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। याद रखना मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस हरवटी पंचपदी को हम 2 वीडियो में पूरा करेंगे। यहाँ तक आप लोग इसे भली भांति पढ़ें। इसके बाद में विषय उपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, इन चारों पॉइंटों को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जिन्होंने नई चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि हमारे करौली में भी हुकुम सिंह गुनावत हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, हमें रीट लेवल 5 सेकंड MP संविदा कर्मी इत्यादि परीक्षाओं की, प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।